नमोस्तु। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये संवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयमप्रकाशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद नामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ 6 प्रकार के द्रव्यों के संदर्भ में अपनी चल रही थी। चलती हुई इस चर्चा में अपेक्षित विस्तार से हम काफ़ी चर्चाएं कर चुके हैं। द्रव्यों की चर्चाएं हुई, फिर उनके गुणों की चर्चाएं हुई और फिर द्रव्य की विविध पर्यायों की चर्चा भी हुई। द्रव्य, गुण और पर्याय, और कल पर्यायों की चर्चा का विस्तार भी हुआ। थोड़ा सा प्रकरण कुछ जटिल जैसा भी लगा होगा कुछ लोगों को, लेकिन अभ्यास से सब चीज़ सरल हो जाती है। बातें कठिन नहीं है, लेकिन उपयोग की एकाग्रता ज़रूर चाहिए। अंतिम समय में थोड़ा टाइम कम रह गया, इसलिए थोड़ा सा अभ्यास फास्ट हमने किया। बहुत सरल बातें हैं, 4 प्रकार की पर्यायें हैं। आज उस प्रकरण को रिपीट नहीं करना चाहता। यदि कल वाले प्रकरण को ही आप लोग एक बार पुनः सुन लेंगे तो सब लोगों को अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। माने सहज ही ये बातें स्पष्ट हो सकती है यदि आप उन बातों को थोड़ा सा उपयोग की एकाग्रता पूर्वक सुने तो। आज एक नया प्रकरण लेकर के हम आपके सामने आए हैं और प्रकरण है, नाम है उस प्रकरण का पंचास्तिकाय। पंचास्तिकाय बड़ी सुंदर चर्चा है पंचास्तिकाय की। पंचास्तिकाय नाम का एक ग्रंथ भी है, कुंदाचार्य देव स्वामी का लिखा हुआ। बहुत सारे लोग तो समाज में ऐसे भी होंगे जो पंचास्तिकाय के नाम ही नहीं जानते होंगे। 6 द्रव्य और 7 तत्व, इनके नाम भी समाज में नहीं जानते। यदि जैन समाज की बात की जाए तो जैन समाज में आज की तारीख में भी 90% लोग ऐसे हैं, स्वाध्यायी लोग समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे जैन समाज की बात कर रहा हूँ। आज भी पूरे सकल जैन समाज में 90% लोग ऐसे हैं जो द्रव्य और तत्वों के नाम नहीं जानते, जिन्हें 6 द्रव्य और 7 तत्वों के नाम पता नहीं है। समाज की ये स्थिति है। अब यदि थोड़ा पढ़ने वाले, थोड़ा सुनने वाले, थोड़ी चर्चा करने वाले लोगों की यदि बात करें तो उनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो 6 द्रव्य के नाम तो जानते हैं लेकिन 5 अस्तिकाय के नाम नहीं जानते। क्या बोलो? 5 अस्तिकाय क्या होते हैं? अस्तिकाय क्या होते हैं?
पाठशालाओं में बच्चों को पढ़ाते हैं, जितनी पाठशालाएं चलती है सारी पाठशालाओं में बचपन से सब लोगों ने पढ़े अस्थिकाय। अस्थिकाय नहीं, द्रव्य तो पढ़े हैं सबने, लेकिन अस्थिकाय नहीं पढ़े। क्या ख्याल में आई बात? 6 द्रव्य पूछोगे तो गांव के अंदर छोटे छोटे से बच्चे बता देंगे फटाफट 6 द्रव्य, लेकिन 5 अस्थिकाय पूछो तो एकदम चुप हो जाएंगे। अस्थिकाय क्या है? अस्थिकाय क्या होता है? ये तो हमारे पाठमाला के अंदर कहीं है ही नहीं। अस्थिकाय तो पढ़ा ही नहीं है हमने, अस्थिकाय की तो हमारे को खबर ही नहीं है। आज हम उस अस्थिकाय की चर्चा कर रहे हैं आपके बीच में। सरल प्रकरण हैं, जो 6 द्रव्य जानते हैं उनको 5 अस्थिकाय जानना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? अभी चल रही है चर्चा। देखिए यहाँ पेज नंबर 45 निकालिए, 45 नंबर पेज, और नीचे पंचास्तिकाय एक शब्द लिखा हुआ है। उल्लिखित 6 द्रव्यों में ही अस्थिकाय अस्तित्व सामान्य है। क्या कहा? उल्लिखित, ऊपर लिखे हुए 6 द्रव्यों में ही अस्तित्व सामान्य है। अस्तित्व की चर्चा, अस्थिकाय है ना, क्या जो प्रकरण है ना वो सही लिखा हुआ होता है, बस अपने को उपयोग उसके अंदर बराबर लगाना होता है। किताब में करेक्शन नहीं, अपने समझने में करेक्शन करना होगा हमेशा। उल्लिखित 6 द्रव्यों में ही जो 6 द्रव्य कहे थे उनमें अस्तित्व तो सामान्य था, किंतु अस्थिकायत्व, क्या अस्थि तो कॉमन है, अस्तित्व तो कॉमन है, लेकिन यहाँ अस्तित्व की चर्चा नहीं है, यहाँ अस्तित्व कायत्व की चर्चा है। क्या? तो अस्थिकायत्व 5 ही द्रव्यों में है, अतः अस्थिकाय 5 ही है। बहुत सरल है भाई साहब, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा हो 1 सेकंड में समझ में आ जाएगी। आप 6 द्रव्य तो समझते ही हैं, आप 6 द्रव्य तो जानते ही हैं, उनमें से काल को छोड़ दो, बस अस्थिकाय हो गए। क्या? 6 हैं, 6 में से 1 को छोड़ दिया हमने, 1 को किसको? कि काल को छोड़ दिया, और बाकी जो 5 बच गए उन 5 का नाम अस्थिकाय है। इसलिए चूंकि इनकी संख्या 5 है, इसलिए इनको पंच अस्थिकाय कहते हैं। क्या? संख्या 5 है ना, जैसे षट द्रव्य, तो षट द्रव्य क्या है? वह सप्त तत्व। सप्त तत्व क्यों? क्योंकि उनकी संख्या 7 है। जैसे हमने कहा 12 भावनाएं कितनी होती है भाई साहब? अब किसी से पूछे 12 भावनाएं कितनी होती है, दिमाग लगा करके सोचने लग गया 12 भावना कितनी होती है, 12 भावना कितनी होती है यार, कितनी होती है 12 भावना? अरे लिखी है ना 12, बोल तो रहे 12 भावना, और क्या करना है? 12 है तो 12 भावना 12 होती है। तो 7 तत्व कितने होते हैं? बोले 7 होते हैं। कि 6 द्रव्य कितने होते हैं? बोले 6 होते हैं। तो बोले पंच अस्थिकाय कितने होते हैं? बोले 5 होते हैं। क्या? पंच अस्थिकाय कितने? बोले 5। तो 5 अस्थिकाय हैं। चलिए उनके बारे में कह रहे हैं। द्रव्य संग्रह की 25 नंबर की गाथा को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्ते तिविह पदेसा कालस्य गुण तेण सो काओ। क्या कह रहे हैं? उक्त गाथा में गाथा के अनुसार प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशों का धारक है। हर जीव असंख्यात प्रदेशों का धारक है, तथा धर्म और अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशों वाले हैं। क्या? तत्वार सूत्र में एक सूत्र है 5वें अध्याय में, असंख्येयः प्रदेशाः धर्माधर्मेक जीवानाम। असंख्येय प्रदेशा धर्माधर्मेक जीवानाम। धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। क्या? आकाश द्रव्य में अलोकाकाश के प्रदेश अनंत और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं।
आकाश द्रव्य कितने प्रदेशी है? बोले अनंत प्रदेशी। आकाशस्यानंतः, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं। और लोकाकाश के असंख्यात हैं। मूर्त तो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य तो मूर्त है, दिखाई देने वाला। वह संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशों का धारक है। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में ही लिखा है, संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानाम। क्या? संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानाम। इस सूत्र का अर्थ किसी व्याकरण जानने वाले से पूछा जाए, नरेश जी भाई साहब दिल्ली से, किसी संस्कृत जानने वाले से तत्वार्थ सूत्र के इस सूत्र का अर्थ पूछा जाए कि संख्येया संख्येयाश्च पुद्गला नाम का अर्थ क्या है, तो बोले पुद्गलों के संख्यात और असंख्यात होते हैं। क्या? लेकिन हमारे जो वीतरागी संत हैं ये बड़े कमाल के अर्थ करते हैं, बड़े कमाल के अर्थ निकलते हैं। ऐसे गजब गजब के अर्थ निकाले हैं। संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी होता है पुद्गल। एक बात और स्पष्ट कर दूं, यहाँ बार बार में प्रदेशी 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 शब्द का प्रयोग हो रहा है। ये क्या है प्रदेश? प्रदेश क्या चीज है? प्रश्न ऐसा भी उठता है कि पुद्गल अनंत प्रदेशी कैसे हो सकता है? अनंत कैसे हो सकता है भाई साहब? रहता तो इस लोक में ही है और पूरा लोक ही असंख्यात प्रदेशी है, तो अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे आ जाएगा? पहले प्रदेश समझ लीजिए, फिर हम करते हैं चर्चा आपसे। प्रदेश क्या है? समय क्या होता है? परमाणु क्या होता है? परमाणु क्या? बोलो, परमाणु क्या चीज है? अनिल भाई दोषी जी, परमाणु क्या चीज है? बोले पुद्गलों का सबसे छोटा से छोटा हिस्सा वो परमाणु कहलाता है। क्लियर? पुद्गल है, कोई भी पुद्गल ले लीजिए, ये पुद्गल है मान लीजिए, इस पुद्गल का सबसे छोटा पीस जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सके, अनब्रेकेबल, मैं अनब्रेकेबल तो नहीं कहेंगे उसे, नहीं, अनडिवाइडेबल, क्या? जिसका हिस्सा नहीं हो सके दूसरा, तो ये जो अनडिवाइडेबल जो हिस्सा है उसका वो क्या कहलाएगा? परमाणु। ठीक है। अब हमने कहा टाइम की बात कीजिए, क्या? काल की बात कीजिए, बोले काल का सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाएगा? तो उसे कहते हैं समय। जैसे टाइम की चर्चा कीजिए, एटम की तो हो गई है, अब टाइम की हिस्से की बात करो, बोले कितने कितने कम समय की बात करो, बोले सेकंड में, बोले सेकंड नहीं, सेकंड का भी छोटा करो, उसका भी छोटा करो, उसका भी छोटा करो, उसका भी छोटा करो, आवली और छोटे करते चले जाओ। बोले क्या? बोले सबसे छोटे हिस्से को कहते हैं समय, अविभाज्य, जिसका और विभाजन नहीं हो सके। ठीक इसी प्रकार अब एरिया की बात करो, क्षेत्र की बात करो, क्या? इस क्षेत्र का सबसे छोटा से छोटा हिस्सा बतलाओ। बोले 1 मीटर, अरे मीटर छोटा करो, बोले 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जगह भी, बोले सेंटीमीटर तो बड़ा हो गया, और छोटा करो, बोले मिलीमीटर, क्या? तो सेंटीमीटर का भी 10वां हिस्सा हो गया मिलीमीटर, अरे मिलीमीटर भी बहुत है, उसका भी छोटा हिस्सा, उसका भी छोटा हिस्सा, उसका भी छोटा हिस्सा, ऐसा छोटा हिस्सा जिस एरिया का उससे ज़्यादा छोटा हिस्सा न हो सके, क्या? इतना छोटा एरिया, उसका नाम है प्रदेश, उसे प्रदेश कहते हैं, उसे एक प्रदेश कहते हैं। यहाँ कोई राजस्थान प्रदेश या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, क्या? उन प्रदेशों की चर्चा नहीं है। यहाँ तो सबसे छोटा हिस्सा प्रदेश कहलाता है। और क्या होता है वो होता है ऐसा है कि उस प्रदेश का साइज होता है
बराबर होता है एक परमाणु के बराबर। क्या? एरिया का सबसे छोटा हिस्सा, वो हिस्सा परमाणु बराबर है। क्या? परमाणु के बराबर है, एटम के बराबर है वो हिस्सा। अरे जिसे वैज्ञानिक लोग एटम कहते हैं वो तो जैन दर्शन की दृष्टि से स्कंद है, इसलिए उसकी बात नहीं है। हाँ, तो परमाणु की चर्चा चल रही है। बोले परमाणु ने जितना हिस्सा घेर लिया, बोले वो प्रदेश है। अब बोले इसने 5 परमाणुओं के एरिया जितनी जगह घेरी, बोले वो 5 प्रदेशी। जिसने 50 परमाणुओं की जितनी जगह घेरी, बोले वो 50 प्रदेशी। जिसने 1000 परमाणुओं जितनी जगह घेरी, एरिया प्रदेश, तो बोले वो 1000 प्रदेशी। ऐसे ही जिसने रहने के लिए असंख्यात प्रदेशों की बराबर एरिया चाहिए जिसे रहने के लिए, उसका नाम है असंख्यात प्रदेशी। ठीक है, तो किसके प्रदेश कितने हैं, किसका एरिया कितना है, मैटर चल रहा है यहाँ। एरिया के आधार पर चर्चा है पंचास्ती इकाई की। बोले जीव, बोले मिनिमम असंख्यात प्रदेश चाहिए होते हैं, तो जीव असंख्यात प्रदेशी हो गया। बोले धर्म द्रव्य, बोले लोक के बराबर है, लोकाकाश के बराबर। तो बोले लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं, बोले असंख्यात। तो बोले धर्म द्रव्य के भी असंख्यात ही प्रदेश हैं, अधर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश हैं, लोकाकाश के भी असंख्यात प्रदेश हैं। और बोले कालाणु, बोले कालाणु एक प्रदेशी है, क्योंकि एक एरिया में एक रहता है, फिर दूसरे में दूसरा कालाणु रहेगा, तीसरे में तीसरा रहेगा, ऐसा। तो ये कालाणुओं की चर्चा हो गई। अब बोले अब बात बतलाओ पुद्गल कितने प्रदेशी है। तो बोले पुद्गल में ग्रुप बन जाता है, पुद्गल में स्कंद बन जाता है। क्या? धर्म द्रव्य में तो एक ही है, अधर्म भी एक ही है, कालाणुओं का स्कंद नहीं बनता। जीवों की संख्या यद्यपि अनंत है, लेकिन जीवों की ग्रुप नहीं बनता ऐसा। बोले 100 जीव मिलकर के एक ग्रुप बन गया हो, ऐसा नहीं होता। पुद्गलों में होता है ऐसा। तो पुद्गल कितने प्रकार के कहें? बोले यदि पुद्गल का परमाणु स्वतंत्र घूम रहा है तो बोले एक प्रदेशी है। क्या? 10-20 परमाणु मिलकर के एक ग्रुप बन गया, उसका स्कंद बन गया, तो बोले संख्यात प्रदेशी कह दिया। बहुत ज़्यादा हो गए, असंख्यात प्रदेशी हो गया। और अनंत प्रदेशी भी हो सकता है, जैसे हमारे शरीर में अनंत परमाणु हैं, बॉडी में अनंत परमाणु हैं हमारे शरीर में। तो अनंत परमाणुओं का एक पिंड, ये शरीर, ये अनंत प्रदेशी है। प्रश्न ये खड़ा था दिमाग में कि ये जो अनंत प्रदेशी है, ये अनंत प्रदेशी कैसे हो सकता है पुद्गल द्रव्य, क्योंकि पुद्गलों में सामान्य या कहते हैं सूक्ष्म रीति से परिणमन करने की योग्यता है। क्या? पुद्गलों में सूक्ष्म रीति से परिणमन करने की योग्यता है, कंप्रेस होने की योग्यता है। इसलिए आकाश के एक प्रदेश पर जहाँ एक परमाणु आ सकता है, उसी जगह पर अनंत परमाणु भी आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। भाई साहब, काव्य अपूर्व दीस दे पुग्गल दव्वस से एरी सी सत्ती, समझ में आएगा क्या क्या कह दिया मैंने? काव्य अपूर्व दीस दे, अरे भैया पुद्गलों की शक्ति भी कुछ अपूर्व है। पुद्गलों में मारक शक्ति है, पुद्गलों में शब्द शक्ति है, पुद्गल अमृत पुद्गलों के अंदर अलग प्रकार की शक्ति है, पुद्गलों में औषधीय शक्ति है, पुद्गलों में जहरीली शक्तियाँ हैं, अनंत प्रकार की शक्तियाँ हैं पुद्गलों में। अनेक अनेक प्रकार के गुण, अनेक अनेक प्रकार की योग्यताएं पुद्गल द्रव्यों में पाई जाती है। ठीक है, तो एक जगह पर, जिस जगह पर एक परमाणु रहे, वहीं ज़्यादा भी रह सकते हैं उतने ही एरिया में। विज्ञान के आविष्कारों से ये सारी बातें प्रूव होती हुई नज़र आती है। वही सब उदाहरण जो मैं हमेशा देता हूँ, रिपीट करना मुझे कम अच्छा लगता है। जो चीज़ इतने एरिया में आती थी वो इतने से में आने लग गई, वो इतने से में आने लग गई, समझ लीजिए आप। CD, पेन ड्राइव, जेप, डेटा कार्ड, ये सारी चीज़ें जो है ये कंप्रेस होते होते तो ये सब दिखाती हैं कि कम एरिया के अंदर ये सब आ गए हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर निकालिए 46, इन्हीं बातों को कुछ समझा रहे हैं।
लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। क्या? एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक कालाणु है। लोकाकाश के एक एक प्रदेश के ऊपर काल का अणु है। रयणाणम राशि इव, रत्नों की राशि के समान, ऐसा कहा है नरेंद्र जी साहब बिजौलिया से। कालाणुओं के लिए शास्त्रों में लिखा है रत्नों की राशि के समान। ग्रुप नहीं है कालाणुओं के, इसलिए काल कितने हैं अभी ये मत कहना कि 3 है। काल द्रव्य कितने हैं? बोले काल द्रव्यों की संख्या असंख्यात कही गई है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में जचे जिस चीज़ के लिए संख्यात, जचे जिसके लिए असंख्यात, जचे जिसके लिए अनंत, ऐसे प्रयोग नहीं होते हैं भैया। क्या? हमारे जैन परंपरा में संख्यात, असंख्यात और अनंत ये बराबर एप्रोप्रिएट फिगर हैं। कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी प्रयोग कर दो, ऐसा नहीं चलता है। तो ये कह रहे हैं कालाणु स्थित है एक एक प्रदेश पर एक एक। इसी कारण असंख्यात प्रदेशों के धारक लोकाकाश में, लोकाकाश है असंख्यात प्रदेशों का धारक, उसमें असंख्यात ही काल द्रव्य हैं और प्रत्येक काल द्रव्य एक एक प्रदेश का धारक है। इस कारण अविभागी पुद्गल परमाणु के समान इसे भी अप्रदेशी माना जाता है। क्या क्या कहा? इसे अप्रदेशी माना जाता है। कालाणुओं को अप्रदेशी माना जाता है क्योंकि कालाणु एक प्रदेशी है। आप सोच रहे होंगे पंडित जी चर्चा तो चल रही थी पंच अस्तिकाय की, यहाँ फिर आप समझाने लग गए द्रव्यों को। सुनो सुनो भैया, क्योंकि काल के प्रदेश नहीं है ना, प्रदेश नहीं है इसका मतलब एरिया नहीं है। एरिया नहीं है इसका मतलब बहुत क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र और एरिया बड़ा नहीं है इसलिए वो शरीरवान नहीं है। काय माने बहुप्रदेशी। क्या? अस्तिकाय किसे कहते हैं? बहुप्रदेशी द्रव्यों को अस्तिकाय कहते हैं। ऐसे द्रव्यों को अस्तिकाय कहते हैं जिन द्रव्यों के बहुत प्रदेश नहीं हो, बहुत प्रदेश हो। क्या? काल के बहुत प्रदेश नहीं है इसलिए काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है। और बाकी बोले जीव असंख्यात प्रदेशी, पुद्गल संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी और काल द्रव्य बोले एक प्रदेशी, एक ही प्रदेश काल का। इसलिए काल को अस्तिकाय नहीं कहते। बराबर? तो इस तरह से ये पंच अस्तिकाय रह गए काल द्रव्य को छोड़ करके। अब बड़ा ज़बरदस्त एक प्रश्न उठाया है, सब लोगों के चित्त में उठता है और बहुत सुंदर उसका समाधान भी किया है। यहाँ पर यदि यह प्रश्न किया जाए, क्या प्रश्न किया जाए कि लोकाकाश के बराबर ही असंख्यात प्रदेश धर्म द्रव्य के भी, धर्म द्रव्य के कितने प्रदेश हैं बताइए साहब? असंख्यात प्रदेश है। कितने असंख्यात प्रदेश हैं? असंख्यात का कोई फिगर तो बतलाइए। तो जवाब क्या है? बोले लोकाकाश के जितने प्रदेशों की संख्या है उतनी ही धर्म द्रव्य के प्रदेशों की संख्या है। बराबर? जितने लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या उतने ही धर्म द्रव्य के प्रदेशों की संख्या। ठीक है? अब कहा काल द्रव्य कितने हैं? भले ही एक प्रदेशी है लेकिन काल द्रव्य की संख्या कितनी है? बोले जितने धर्म द्रव्य के प्रदेश हैं, जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं, उतने कालाणुओं की संख्या है। भाई देखिए इंफॉर्मेटिव चर्चा है थोड़ी सी। क्या? थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा परिचय तो होना चाहिए ना हम जिस दुनिया में रहते हैं। क्या? आप जिस नगर में रहते हैं
उस नगर की भौगोलिक संरचना को जानते हैं कि नहीं? आप जिस नगर में रहते हैं उस नगर के गली मोहल्ले बाजार थोड़ा बहुत जानते हैं कि नहीं? जिग्नेश भाई, ये जानते हैं सब, क्यों नहीं जानते हैं? कौन सी गली कौन सा मोहल्ला किधर जाता है क्या है सब जानते हैं, बराबर जानते हैं। अच्छा, तो आपके मोहल्ले में आपके आस पड़ोस में कौन कौन रहता है आप उसे जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या बात करते हो साहब, हमारे पड़ोसियों को हम नहीं जानेंगे क्या? जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं हमारे कौन कौन रहता है आस पास में, थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। तो बोले सुनो, बस यही तो कह रहे हैं, और क्या है, यही तो कह रहे हैं। आप थोड़ा सा जहाँ रहते हो, जिस दुनिया में रहते हो, उस दुनिया का थोड़ा सा भौगोलिक स्ट्रक्चर जान लो, और आपके पास पास में कौन कौन रहता है उनका थोड़ा सा परिचय ले लो। भरत भाई साहब बोलो क्या करना है? हमारे पड़ोस में कौन कौन रहता है? बोले हमारे पड़ोस के अंदर शरीर रहता है, पुद्गल रहता है, तो थोड़ा पुद्गल का परिचय जान लो, थोड़ा धर्म का जान लो, आकाश का जान लो, और जहाँ आप रहते हो वहाँ कालाणु भी रहते हैं, थोड़ा उनके बारे में भी जान लो। कितना है, 5 पड़ोसियों को ही तो जानना है, कितनों को जानना है? तो बस इतना सा है। तो थोड़ा सा अब आपको साहब इससे हमारा क्या लेना देना है? अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, गली मोहल्लों को जानने से क्या लेना देना है, बाजारों को जानने से क्या लेना देना है? कुछ नहीं है। फिर भी छोटे से बच्चे को आप याद कराते हो। जब आपका 2 साल का बच्चा आपके साथ में बाइक पर बैठकर इधर उधर घूमता है, कि गाड़ी में बैठ करके इधर उधर जा रहा हो, 2 साल का है, 2.5 साल का है, 3 साल का है, आप उसे बताने लगते हो बेटा ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते को हल्दियों का रास्ता कहते हैं, बेटा ये जो बाजार है इस बाजार को जौहरी बाजार कहते हैं। इसी तरह का बाजार मुंबई में भी है, उसे वो जवेरी बाजार कहते हैं। जयपुर में इसे जौहरी बाजार कहते हैं, उसे जवेरी बाजार कहते हैं। ये जो रोड है, इस रोड का ये नाम है। ये जो एरिया है, अभी कौन से एरिया में है अपन? छोटे बच्चों को याद कराते हो कि नहीं, बताते हो कि नहीं, समझाते हो कि नहीं? अब वो अपना माथा पकड़ लेवे, अरे यार मुझे क्या लेना देना है, कौन सा बाजार है, इससे मेरे खेलने का मतलब नहीं, इससे मेरे आनंद का मतलब नहीं। बेटा परिचय होना चाहिए। क्या सब समझ में आ रही है बात? यही तो बातें यहाँ चल रही है, और क्या है। थोड़ा सा परिचय हमारे को हो जावे इन पंच अस्थिकाय के बारे में, और फिर बताने के बाद में फिर ये कह देंगे बेटा इनमें तेरा कुछ नहीं है। क्या? पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। क्या करना क्या है? यही तो करना है, और क्या है? पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत। प्रॉब्लम ये हो जाती है, इनको जानना इसलिए जरूरी था कि इनको यदि नहीं जानते तो इनमें मैं पने की संभावना, भ्रम होने के कारण उलझने की स्थिति थी, इसलिए इनको भी जानना जरूरी है। सब क्या जरूरी है, ये जानो इनको, नहीं जानोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब। राकेश मोदी जी साहब बोलो। तो इनको ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पिछान, सब उल्टा काम हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा भैया। इसलिए भी अलर्ट, सावधान रहो। कुछ बात बतला रहे हैं यहाँ, कुछ परिचय करा रहे हैं अपने पड़ोसियों का। तो कहा भैया एक बात बतला दो, ये कालाणुओं की संख्या कितनी है? क्या? तो साहब बोले कालाणुओं की संख्या तो असंख्यात है। अच्छा, संख्या असंख्यात है। संख्या ध्यान देना, प्रदेश 1, संख्या असंख्यात। धर्म द्रव्य की संख्या 1 और प्रदेश असंख्यात। वापस सुनना, बड़ा बड़ा गजब बात कह रहा हूं। धर्म द्रव्य संख्या 1, प्रदेश असंख्य। धर्म द्रव्य। अब लगाओ अधर्म द्रव्य, अधर्म नहीं सॉरी, काल द्रव्य। धर्म द्रव्य की संख्या 1, प्रदेश असंख्य। काल द्रव्य में प्रदेश 1 और संख्या असंख्य। क्रॉस कर दो इधर उधर, ऐसा एरो बना दो। बोले काल द्रव्य, बोले जितनी संख्या है काल द्रव्य की उतने धर्म द्रव्य के प्रदेश हैं।
धर्म द्रव्य की संख्या जितनी है उतने काल द्रव्य के प्रदेश हैं। ऐसा हो गया। अब मुझे ये समझाना है, यहाँ प्रश्न खड़ा हो रहा है, यार काहे को झमेले में उलझा दिया। जैसे जैसे धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी था और इसके उतने परमाणु हैं, इतने कालाणु हैं, तो काल को भी पूरा एक मान लो, अखंड, तो काल द्रव्य भी एक हो जाएगा। दोनों के प्रदेश असंख्यात असंख्यात और दोनों की संख्या एक एक, मतलब का झमेला है इसके प्रदेश और इसकी संख्या, ये ऐसा क्रॉस क्यों कर रहे हो आप, ये प्रश्न खड़ा होता है। और इस प्रश्न का जवाब बड़े सुंदर ढंग से दिया है जैसा है वैसा बताया है, बात तो ऐसी है, लेकिन उदाहरण दे करके बतलाया है। 5 मिनट में सारी बात क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। यदि यह प्रश्न किया जावे कि लोकाकाश के बराबर ही असंख्यात प्रदेश धर्म द्रव्य के भी हैं, ये प्रश्न किया जाए क्या, और कालाणु भी असंख्यात हैं, कालाणु भी असंख्यात हैं, परंतु धर्म द्रव्य को तो एक अखंड द्रव्य माना है और काल द्रव्य के पृथक पृथक असंख्यात कालाणु रूप, ये कैसे, क्या कहा, ये बात हमारे को समझ में नहीं आई। धर्म द्रव्य को तो आपने कह दिया बोले असंख्यात प्रदेशी एक है, और काल द्रव्य को आपने कह दिया बोले असंख्यात परमाणु हैं, सब अलग अलग हैं, ये कैसे। इसका उत्तर यह है कि धर्म द्रव्य के प्रदेश तो आपस में अखंड पिंड रूप होकर लोकाकाश में फैले हुए हैं, धर्म द्रव्य के तो टुकड़े नहीं हैं, अखंड पिंड रूप होकर के लोकाकाश में फैले हुए हैं। इसलिए वह प्रदेशों के समुदाय रूप होने से काय की तरह एक है, शरीर की तरह समुदाय, ये हाथ उठाए, एक ही है ये अलग अलग नहीं है। हाथ अलग हो और उसमें उंगलियां सब अलग अलग हो, और अलग अलग तो हैं लेकिन एक ही है, हिस्से नहीं है उसके, दो जीवों की तरह अलग अलग नहीं हैं। और कालाणु एक एक आकाश के प्रदेश पर एक दूसरे से मिले हुए न होकर रत्नों के समूह के समान पृथक पृथक स्थित हैं। रत्नों के समूह के समान कह करके क्या कहना चाहते हैं, रत्नों के समूह के समान कह करके ये कहना चाहते हैं भैया ये जो है ना पीस रत्न, ये बिखरे रहते हैं, एक के ऊपर एक टिकते नहीं है। रत्नों में शाइनिंग होती है, चिकनाई होती है, रत्नों में शेप होती है विशेष प्रकार की। तो बोले वो जो रत्न होते हैं वे जैसे मोती हैं, मोतियों का ऐसे मुट्ठी भर के आपने मोती यहाँ रखे, तो मुट्ठी भर के जैसे ही मोती रखेंगे तो क्या होगा, वे पहले तो एक के ऊपर एक है, फिर धीरे धीरे गोल गोल घूमते 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 क्या करेंगे, वो सब फ्लैट हो जाएंगे सारे। तो एक के पास एक ऐसे पास पास में इस तरह से। तो ये कह रहे हैं इस तरह से रत्नों की राशि के समान वो सब अलग अलग है, इंडिविजुअल है। इसका दृष्टांत देकर के समझा, दृष्टांत माने उदाहरण देकर के समझा रहे हैं बात। बड़ा गजब का उदाहरण दिया है, सुंदर उदाहरण दिया है समझने की दृष्टि से। इसका दृष्टांत यह है कि एक गज भर, गज समझ गए आप, गज कितना बड़ा होता है, 3 फीट का एक गज होता है, क्या 36 इंच का एक गज होता है। एक मीटर 39 इंच का होता है, 39 इंच का होता है। तो बोले ये जो 3 फीट का एक गज है, तो गज भर मान लो, कितना भी मान लो जी समझने की दृष्टि से, तो 3 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ी ऐसी भूमि पर एक गज लंबा चौड़ा लट्ठे का टुकड़ा रखकर, लट्ठे का टुकड़ा माने लट्ठा जानते हैं, लट्ठा क्या होता है, क्या गाढ़ा कपड़ा सफ़ेद मोटा, गज भर है ना लट्ठे का कपड़ा, ऐसा वहाँ रख कर उस पर एक एक पोस्त के दाने माने खसखस के दाने इस रीति से फैलाए जाएं
कि उस लट्ठे का कोई स्थान पोस्त के दाने से खाली न रहे। क्या करना है? अब ये 1 गज लंबा 1 गज चौड़ा कपड़ा है, पानी छानने का, जैसे कपड़ा, जैसे पानी छानते हैं ऐसे लट्ठे का कपड़ा, कोई भी कपड़ा ले लीजिए। अब वो जो बिछा हुआ था 1 गज लंबा और 1 गज चौड़ा, उसके ऊपर पोस्त के दाने बिछा दिए गए। खसखस, खसखस पोस्त के दाने बारीक बारीक दाने होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। उन दानों को ऐसे बिछा दिया गया, सारे दाने इस तरह से बिछा दिया जाए कि उस गज भर जमीन में, लंबाई चौड़ाई में 1 अंश बराबर भी जगह खाली नहीं रहे। बराबर, लट्ठे का कोई भी अंश खाली नहीं रहे, बराबर। और वे दाने एक के ऊपर एक नहीं हो, वे दाने बिल्कुल बराबर 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 ऐसे फैले पसरे हुए हों। अब ध्यान देने की बात यह है कि जितना स्थान लट्ठे ने घेरा है उतना ही स्थान पोस्त के दानों ने भी घेरा है। क्या बोलो, पोस्त के दाने कितने एरिया में है? क्या पोस्त के दाने कितने एरिया में है? बोले 1 गज बाई 1 गज के एरिया में। और बोले लट्ठा कितने एरिया में है? बोले 1 गज बाई 1 गज के एरिया में। किंतु लट्ठे के अंश आपस में मिले हुए होने से वे तो एक ही कहलाएगा। बोलो लट्ठा कितना है? लट्ठा माने कपड़ा, वो कितना है, उसकी संख्या कितनी है? क्या लट्ठा तो एक ही है, वो तो एक ही कहलाएगा। किंतु पोस्त के दाने पृथक पृथक होने से हजारों लाखों कहलाएंगे। इसी प्रकार धर्म अधर्म द्रव्य तो एक एक और काल द्रव्य को असंख्यात माना है। क्या समझ में आई क्या बात? बोले एरिया उतना ही है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्यों है ऐसा? अरे क्यों का क्या सवाल है, जो है उसे वैसा बताया है। क्या सिर्फ समझाया गया है, यहां समझ में आ रही है बात? समझने समझाने की दृष्टि से बतलाए। नहीं साहब, ये काल भी यदि एक ही हो जाता तो क्या दिक्कत थी? अरे है नहीं ना, हो कैसे जाता? हो जाता, इसका क्या सवाल है नहीं, ये स्वरूप है उसका। नहीं, यदि काल जैसे अलग अलग है, इस तरह से धर्म द्रव्य को भी अलग अलग मान लिया जाता तो क्या होता? अरे कैसे मान लिया जाता भैया? जो जैसा है उसको वैसा ही तो बताएंगे, जो जैसा है उसका वैसा ही तो प्रतिपादन करेंगे। कितने जोरदार एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को बतला दिया है। स्वभाव में तर्क नहीं चलता है विनीत जी भाई साहब, ऐसा गजब है ये। खस अभक्ष्य है कि भक्ष्य है, वो थोड़ी ना चर्चा चल रही है यहाँ। तो उसको बिछा करके देख, निगाह में बिछाने की चर्चा चल रही है। और आंखों के अंदर आंख बंद करके जब बिछा करके देखेंगे तो उसमें आपको किसी तरह की कोई अभक्ष्य भक्षण का दोष नहीं लगेगा। गेहूँ वो मोटे होते हैं ना, गेहूँ मोटा होता है, बाजरा मोटा होता है, बिल्कुल बारीक खसखस के दानों की चर्चा चल रही है। ऐसे दानों के बराबर ऐसा है, बहुत पतला होता है, बहुत बारीक दाना होता है खसखस का, ये है बात। चलिए, तो इस तरह से ये असंख्यात माना है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश के प्रदेश। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश के प्रदेश शरीर के प्रदेशों के समान आपस में मिले हुए हैं। इनके प्रदेश तो आपस में मिले हुए हैं। मैंने जैसे शरीर मिला हुआ है, इस तरह से एक जीव के असंख्यात प्रदेश आपस में मिले हुए हैं। पुद्गल के स्कंद हैं, वो स्कंद भी, जैसे ये स्कंद है तो पुद्गल का ये स्कंद भी, ये आपस में इसके परमाणु जो हैं मिले हुए हैं एक दूसरे से। ऐसे ही धर्म द्रव्य भी, अधर्म द्रव्य भी लट्ठे की तरह, कपड़े की तरह, बोले पूरा मिला हुआ है। आप खसखस के दाने उठाएंगे तो पूरा एक साथ नहीं उठेगा, क्या? लेकिन यदि आप लट्ठा उठाएंगे तो पूरा एक साथ उठेगा। वो एक है, वो सिंगल पीस है, और ये अलग अलग हैं। तो ये कहते हैं इन प्रदेशों के समान आपस में मिले हुए हैं, इसलिए ये कायवान हैं और इनका अस्तित्व है ही। एक तो कायवान हो गया और अस्तित्व है ही। इसलिए जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये पांचों अस्तिकाय कहलाते हैं। इन पांचों को अस्तिकाय कहते हैं। काल द्रव्य इस तरह से बिखरे हुए खसखस के दानों की तरह है, उन्हें एक साथ इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्हें अस्तिकाय नहीं कहते हैं।
इसलिए अस्थिकाय कौन कौन से हैं? बोले 6 द्रव्यों में से काल को छोड़ दो और बाकी 5 पंच अस्थिकाय कहलाते हैं। क्या मानमल जी साहब कोटा से बोलो, माने ये 5 हो गए। आप तो विद्वान हैं सब लोग, कितने सब विद्वान लोग बहुत सारे हैं सामने, लेकिन देखो कितने सरल उदाहरण से इस बात को यहाँ अच्छे से समझा दिया गया। अब आपके इसी पेज के सामने वाले पेज पर एक 6 द्रव्यों की विशेषताएं बतलाने वाला यंत्र दिया है। क्या इस यंत्र को पढ़ने वाले हैं अभी अपन। यंत्र क्या होता है? क्या यंत्र क्या होता है? जिस जगह पर कुछ मंत्र लिखे हुए होते हैं उन्हें यंत्र कहते हैं। यहां कुछ मंत्र लिखे हुए हैं, यहां कुछ विशेष बातें लिखी हुई है। चलिए 47 नंबर पेज पर हम पढ़ते हैं, बस यहाँ तक ये चार्ट तक की चर्चा पढ़ेंगे और फिर कल चर्चा करेंगे हम आश्रव के बारे में। बड़ा सुंदर प्रकरण है, इसमें कुछ बात जहाँ समझने की होगी वहाँ समझाऊंगा। मज़ेदार चर्चा है, विषय समझ में आएगा। देखिए 47 नंबर पेज, 6 द्रव्यों की विशेषताएं बतलाने वाला यंत्र। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर इस पूरे पेज की फ़ोटो खींच करके हमारे साधर्मियों में से कोई भी डाल देगा, ठीक है ना? कोई भी, विवेक जी सिंघई साहब आप डाल देना, कि सचिन जी लोहाड़िया हैं, तो कोई भी जो भी हैं, ये इसकी पेज की फ़ोटो खींच करके और वो उस पर डाल देंगे। जिग्नेश भाई, तो कोई जिन लोगों के पास में अभी पुस्तकें नहीं पहुंची है वे आराम से इसको गहराई से इसको देखेंगे तो अभी तक का जितना विषय अपना 6 द्रव्य पंचास्तिकाई के बारे में चला है ये सब क्लियर हो जाएगा। उल्लास भाई बराबर क्लियर हो जाएगी भाई। हितेश भाई जी, ऐसा देखो क्या क्या बातें, इनमें 10 बातें बताइए क्या द्रव्यों के संदर्भ में। एक तो द्रव्यों के नाम, पहले संख्या हो गया, फिर द्रव्यों के नाम, फिर उनमें से वो द्रव्य सक्रिय है या निष्क्रिय है, फिर वो द्रव्य कायवान है या कायवान नहीं है, फिर उनके प्रदेशों की संख्या कितनी है द्रव्यों के, फिर चेतन है या अचेतन है, मूर्त है या अमूर्त है, फिर उनकी पर्यायें कौन सी हैं, फिर उनके विशेष गुण कौन से हैं, फिर उन द्रव्यों की संख्या कौन सी है और वो द्रव्य कितने व्यापक हैं। देखो आप 10 बातें, क्या 10 बातें यहाँ बतला दी है। देखो क्या कह रहे हैं, इन 10 बातों को फटाफट एक्सरसाइज भी कर सकते हो, बिना देखे भी अप्लाई कर सकते हो। आप पूरे चार्ट के ऊपर आप पेपर रख दीजिए, हाथ रख दीजिए और फिर एक एक द्रव्य के बारे में बोलते जाइए। फटाफट बोलो भैया, जीव द्रव्य के बारे में बोलो। जीव द्रव्य सक्रिय है या निष्क्रिय है? बोले सक्रिय है। जीव द्रव्य बोले सक्रिय है। बोले पुद्गल द्रव्य, बोले वो भी सक्रिय है। हैं? नहीं, वो सक्रिय निष्क्रिय की चर्चा चल रही है, फटाफट हो जाएगा 6 द्रव्यों में। ऐसा ही चलेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। जीव द्रव्य सक्रिय, पुद्गल निष्क्रिय या सक्रिय? नहीं, पुद्गल, अरे भाई सक्रिय का मतलब ये है क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो। सक्रिय का मतलब है गमन करे। सक्रिय का मतलब है यहाँ था और यहाँ से यहाँ तक चले, उसका नाम है सक्रिय। जीव और पुद्गल 2 ही द्रव्यों के अंदर क्रियावर्ती नाम की शक्ति है, इसलिए 2 ही द्रव्य सक्रिय हैं। क्या? फिर धर्म आकाश काल, बोले चारों निष्क्रिय हैं क्योंकि ये चारों द्रव्य गमन नहीं करते हैं। चलो सक्रिय निष्क्रिय वाला चैप्टर क्लोज हो गया। आगे बढ़ो, कायवान और अकायवान, 6 द्रव्य में से कौन कायवान है और कौन अकायवान है? अरे अभी तो बतलाया, फटाफट सारी बात समझ में आ गई कि साहब कायवान अकायवान क्या कहना चाह। अरे भाई साहब सुनो सुनो सुनो, 5 अस्थिकाएँ हैं, 5 द्रव्य और काल द्रव्य। बोले अकायवान है, काय द्रव्य काल द्रव्य वो कायवान नहीं है। बोले ये तो बहुत आसान है यार। कितना आसान है ये? 6 द्रव्यों में से जीव कायवान, पुद्गल कायवान, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य बोले कायवान, और बोले काय द्रव्य काल द्रव्य, बोले काल द्रव्य में काय नहीं है। बहुप्रदेशी है। क्या? बहुप्रदेशी है, माने 5 द्रव्य बहुप्रदेशी हैं और 1 नहीं है। चलो प्रदेशों की संख्या बतलाते जाएं फटाफट। प्रदेशों की संख्या क्या है? जीव द्रव्य के प्रदेशों की संख्या याद होनी चाहिए, बातें बड़ी मज़ेदार हैं, काम आएगी लाइफ में अनेक बार।
जब प्रकरण पढ़ेंगे, अध्यात्म की गहराइयों में उतरेंगे तो ये बातें बराबर ख्याल में आएंगी, मज़ा भी आएगा। अरे सच्चे सुख की प्राप्ति के उपाय छिपे हुए हैं इनके अंदर। यदि आज आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, कम समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, विराधना का भाव नहीं आवे, मन में परिणाम ये आए कि यार ये कुछ समथिंग, कुछ तो है, ये इनमें कुछ तो बात है, इनके माध्यम से क्या निष्कर्ष निकलते हैं, क्या रहस्य निकलते हैं, क्या बातें निकल करके आती है। ये बात निकल करके आती है कि तू असंख्यात प्रदेशी है, जीव असंख्यात प्रदेशी है। इसका मतलब ये है कि इस रुमाल के तो टुकड़े किए जा सकते हैं, क्योंकि पुद्गल के परमाणु संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी होते हैं, लेकिन आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कह दिया मैंने? क्या क्या समझ में, क्या बात, क्या समझ में आई? इससे निष्कर्ष क्या निकला? आत्मा को असंख्यात प्रदेश कह करके निष्कर्ष क्या निकला? भाई साहब क्या सीखा आपने, ये बतलाइए मुझे देवेंद्र जी, क्या बात ख्याल में आई? जैसे पुद्गल के टुकड़े हो जाते हैं और ये प्रदेश अलग और ये प्रदेश अलग, ऐसे आत्मा कितने प्रदेशी है भाई साहब? बोले आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। बोले ये कौन है आत्मा असंख्यात प्रदेशी? बोले मैं यहाँ बैठा हूं ना, देह देवालय में विराजमान, मैं असंख्यात प्रदेशी हूं। बोले मेरे टुकड़े हो जाएंगे, मुझे काट देगा। बोले सुन, असंख्यात प्रदेशी है, तेरे टुकड़े नहीं होते हैं भाई, अखंड है, अखंड द्रव्य है। मजेदार बातें हैं, ऐसी ऐसी मजेदार बातें, निष्कर्ष निकालो तो निकल करके सामने आएगी, लेकिन एक बार समझ लो मैटर क्या है। फिर इस तरह के निष्कर्ष जब निकाले जाते हैं तो फिर भाव वासन होता है, अरे यार कौन मारे मुझे, अरे तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, सामने आकर के किसी दुश्मन ने हमारे को धमकाया, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो अंदर से आवाज निकलनी चाहिए, मैं असंख्यात प्रदेशी हूं, मेरे टुकड़े नहीं होते। इसको कौन समझाए मूर्ख को? इसको समझाना पड़ेगा, इसको पता ही नहीं है। ये समझ रहा है ये शरीर के टुकड़े टुकड़े करके समझ रहा है मेरे टुकड़े टुकड़े, मेरे टुकड़े होते ही नहीं है, मैं असंख्यात प्रदेशी हूँ, अविभाज्य तत्व हूँ मैं, ऐसी बातें। चलो, जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हो गया। पुद्गल बोले संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी है पुद्गल द्रव्य। धर्म द्रव्य कैसा है? असंख्य। अधर्म द्रव्य बोले असंख्य। आकाश द्रव्य, ध्यान देना, अब आकाश असंख्य नहीं है, आकाश अनंत है। लेकिन यदि लोकाकाश की बात करेंगे तो असंख्य आते हैं, और पूरे यदि आकाश की यदि बात करेंगे तो वो अनंत प्रदेशी है। आकाशस्य अनंतः, आकाश जो है वो अनंत प्रदेशी है। और काल द्रव्य कितने प्रदेशी है इन सब में से? ओनली वन, ओनली वन, सिर्फ एक प्रदेशी है काल द्रव्य। चलो प्रदेशों की संख्या हो गई। चेतन व अचेतन की अपेक्षा से बात करो तो, अरे क्या ये समझाओगे पंडित जी हमारे को? बोले एक जीव द्रव्य तो चेतन है और बाकी पांचों द्रव्य अचेतन है। एक जीव द्रव्य चेतन है, बाकी सब द्रव्य अचेतन है, खत्म कहानी, हो गया चार्ट में। और क्या है? मूर्त और अमूर्त की दृष्टि से बात कर लो भाई साहब, क्या कहना है मूर्त और अमूर्त की दृष्टि से? क्या काल द्रव्य एक भी नहीं लिखा है इन्होंने, ये एक प्रदेशी है, ठीक है ना? माने ये संख्या की दृष्टि एक से अधिक नहीं, ऐसा कहना चाहते हैं, है ना? एक प्रदेशी है कालाणु। अप्रदेशी भी कह दिया जाता है कभी कभी, उसे जनागम में एक प्रदेशी को अप्रदेशी भी कह दिया जाता है। अस्तिकाय नहीं है ना, इस अपेक्षा से, अपेक्षा ही तो है और क्या है, बाकी बिना प्रदेश तो कैसे होगा? है प्रदेशत्व गुण के बिना वस्तु कैसे होगी? फिर सामान्य गुणों की चर्चा की थी ना अपन ने, इसका मतलब प्रदेश तो कंपलसरी है। 6 सामान्य गुण जो अपन ने देखे थे उनमें एक प्रदेशत्व नाम का गुण देखा था। अब आपका उसका प्रदेश ही नहीं है तो कैसे अरे नहीं भाई, प्रदेश है, उसका आकार प्रकार है, उसका अस्तित्व है। प्रदेशों के बिना उसका अस्तित्व कैसे बनेगा, उसका स्वरूप कैसा बनेगा? चलिए, चेतन अचेतन हो गया। मूर्त अमूर्त में से बोले एक पुद्गल द्रव्य ही ऐसा है जो रूपी है, एक पुद्गल द्रव्य ही ऐसा है जो मूर्त है, और बाकी के 5 द्रव्य वे अमूर्त हैं। चलो पर्यायों की दृष्टि से बात करो, कल की क्लास थी थोड़ी सी। बोले जीव द्रव्य में अर्थ पर्याय भी हैं और व्यंजन पर्याय भी हैं, स्वभाव और विभाव सब तरह की पर्याय हैं जीव में। और पुद्गल में बोले पुद्गल में भी स्वभाव विभाव अर्थ व्यंजन सब पर्याय पुद्गल में भी है। अब इनमें धर्म धर्म आकाश काल में
बोले इनके गुणों की जो पर्यायें होती है वे सब स्वभाव अर्थ पर्यायें हैं, स्वभाव पर्यायें ही इनके अंदर लागू होती है। तो अर्थ पर्याय भी है, व्यंजन पर्याय इन्होंने यहाँ, हो सकता है जगह नहीं हो के लिखे नहीं हो के चार्ट में रह गया हो, लोक प्रमाण जो आकार है उनका, लेकिन वो स्वभाव व्यंजन पर्याय हैं, उसमें विभाव जैसी परिस्थिति नहीं बनती है। चलिए विशेष गुण बतलाइए, विशेष गुण क्या क्या हैं? बोले जीव के ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, पुद्गल के स्पर्श गंध वर्ण, धर्म द्रव्य गति, अधर्म द्रव्य स्थिति है, आकाश द्रव्य अवगाहना और काल द्रव्य वर्तना हेतुत्व परिवर्तन। और आगे चलो, संख्याएं बतलाओ, जीव कितने हैं? बोले अनंत। पुद्गल कितने हैं? अनंत अनंत। जीव भी अनंत अनंत है। समय बात सुनना, 1 मिनट मेरी बात। जीव भी अनंत अनंत हैं और पुद्गल भी अनंत हैं, अनंत अनंत हैं। लेकिन जीवों की तुलना में पुद्गलों की संख्या अनंत गुना ज्यादा है। क्या? इसलिए जब संख्या की अपेक्षा से बातें कर रहे होते हैं तो जीव को अनंत कहते हैं और पुद्गल को अनंत अनंत कहते हैं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा नहीं है कि जीव अनंत अनंत नहीं है। अरे एक आलू के नोक पे अनंत अनंत जीव हैं, क्या बात कर रहे हो आप? एक आलू की नोक पर अनंत अनंत जीव है, अनंत अनंत जीव। फिर आप कहोगे साहब जीव तो अनंत ही, आप अनंत अनंत कैसे कह रहे हो? भैया पुद्गल चूंकि उससे अनंत गुने ज्यादा हैं, क्या? इसलिए जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत। धर्म द्रव्य बोले 1, अधर्म द्रव्य बोले 1, आकाश द्रव्य बोले 1 और काल द्रव्य बोले असंख्यात। असंख्यात हैं वो। जीव अनंत है, काल असंख्यात है। इस तरह से ये संख्या की बात हुई। और व्यापकता बतलाइए जरा, इनकी व्यापकता कितनी कितनी है वो सुनो जरा। शरीर व्यापी केवली समुद्घात अवस्था में लोकव्यापी। क्या? नहीं, दो बातें हो गई। जीव कितना व्याप्त है तो कहेंगे भाई साहब जो जीव है वो शरीर व्यापी है। और जब केवली समुद्घात की अपेक्षा से बात करते हैं, लोकपूर्ण केवली समुद्घात, वास्तव में केवली समुद्घात भी 4 प्रकार के होते हैं। तो लोकपूर्ण केवली समुद्घात की अपेक्षा से बात करते हैं तो वो लोकव्यापी है, जीव फैला हुआ। हाँ, निश्चय से लोक प्रमाण है और व्यवहार से देह प्रमाण है। अणु की अपेक्षा एक प्रदेशी है पुद्गल, परमाणु की अपेक्षा से एक प्रदेश व्यापी है, और महास्कंद की अपेक्षा से जगत व्यापी है। ये महास्कंद क्या होता है? एक नया शब्द आ गया है महास्कंद। आधे मिनट में पूरा करता हूँ, विषय भी अपना पूरा हो गया है। महास्कंद क्या चीज़ होती है? बोले दुनिया के सारे परमाणु पूरे लोक में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या? राजेश अजमेरा जी साहब, आप बड़वानी में बैठे हुए हो और मैं जयपुर में बैठा हुआ हूँ, लेकिन आप और हम, हमारे यहाँ से लेकर के आप तक, क्या मलकापुर वाले साहब, भाई साहब जितेंद्र जी साहब, हमारे से लेकर के आप तक, जिग्नेश भाई आपके मुंबई तक, यहाँ से लेकर के मुंबई तक, क्या योगेश पांडे जी साहब आप कहाँ रहते हैं पता नहीं, तो अभी जो आपके इंदौर से सब जगह, मतलब एक यहाँ से लेकर के आप हम सब, अखिलेश भाई बड़ा मलेरा से, बोले अपने जो सारे हैं परमाणु यहाँ से लेकर के वहाँ तक सब जुड़े हुए हैं। आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, कैमरे से लेकर के हमारे यहाँ तक, अरे इंटरनेट से नहीं, क्या आपके और हमारे बीच में। अच्छा सुनिए, अभी जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से लेकर के आप तक अंधकार है या नहीं है? अभी रात्रि का बोलो, रात्रि का अंधकार है या नहीं है? जो लोग अमेरिका में सुन रहे हैं वहाँ सूर्य का प्रकाश होगा, लेकिन अंधकार और प्रकाश के परमाणुओं के बिना कोई जगह है क्या? तो इसका मतलब सब अंधकार के परमाणु और सब प्रकाश के परमाणु कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में सब टच दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ। आपको लगेगा खाली स्पेस है और हमें लग रहा है कि यहाँ प्रकाश है, तो फुल है। तो इसका नाम है महास्कंद। ये महास्कंद पूरे लोक व्यापी, पूरे लोक में व्याप्त हैं। महास्कंद की अपेक्षा से वो जगत व्यापी है।
धर्म द्रव्य लोकाकाश में व्याप्त है, अधर्म द्रव्य लोकाकाश में व्याप्त है, आकाश द्रव्य सर्वव्यापी है, अकेले लोकाकाश में नहीं, और काल द्रव्य एक प्रदेश व्याप्त है, माने काल द्रव्य एक प्रदेश में ही फैला पसरा हुआ है। इस तरह से ये जीव तत्व और अजीव तत्व तक की चर्चा हमने यहाँ संपन्न कर ली है, और आगे चल कर के आश्रव तत्व की चर्चा शुरू हो रही है, जो चर्चा कल यथा समय हम शुरू करेंगे। दिन में बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है, सुबह भी बड़ा सुंदर प्रकरण हमने शुरू किया है, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाला प्रकरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। दिन का प्रवचन एकत्व भावना पर बड़ा मज़ा आता है, सुन रहा था। सहजता के ऊपर 3:30 बजे विशेष प्रवचन कल के लिए और है, कल अंतिम दिन, और शाम को कल मिलेंगे आश्रव तत्व की चर्चा करने के लिए। अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बाणों का मंत्र। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहंताणम, नमो